कोई बड़े व्यापारी का या किसी मंत्री का बेटा नहीं हूँ। मेरे पिताजी एक हेडमास्टर थे। क्योंकि जिस दिन अगर आप इस तरह लोगों को सताओगे और सताए हुए लोग जिस दिन शासन सत्ता में बैठ जाएंगे तो कल अगर वो आपके खिलाफ ये सब चीज़ें करने पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम सिर्फ झंडा उठाने के लिए नहीं है, अब हम शासक बनना चाहते हैं। इसकी बात करूँ तो IAS और IPS जो हैं, जो इस समय चार्ज पर हैं जिलों में, आप उठा के देखिए दलित पिछड़े जो हैं उसमें नगण्य की मेरे रहते बहुजन मूवमेंट कुछ कभी कमज़ोर नहीं होगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ इस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। ये वो शख्स हैं जो बोल रहे हैं। मैं बोलना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि गूंगी बहरी विपक्ष की राजनीति के इस दौर में लोग सुनना चाहते हैं कि कोई तो है जो उनके मुद्दे की बात करता है। यही वजह है शायद कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ आज़ाद समाज पार्टी बनाने के बाद तेज़ी से युवाओं की संख्या बढ़ी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जब भी उनका नाम लो लोगों की ज़ुबान पर आ जाते हैं। नेशनल जनमत के दर्शकों तक मैं सीधे सीधे ये बात पहुंचाना चाहता हूं जो वो उनसे जानना चाहते हैं। तो आज इस बातचीत के लिए पहले तो शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं सीधे सीधे आपसे ये समझना चाहता हूं कि जैसे ही आपका नाम आता है लोगों के जहन में इस सवाल आता है कि 2022 के चुनाव में आप आएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने, आप वोट काटेंगे, आप बहुजन राजनीति को नुकसान पहुंचाएंगे, आप कोई कहता RSS के एजेंट हैं, कोई कहता कांग्रेस की तरफ से प्रभावित हैं। ऐसे लोगों को क्या जवाब आप देंगे? देखिए, ऐसे लोगों को तो मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता, मगर मैं उन तमाम बहुजन समाज के युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, जो लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिनके अधिकार जो हैं छीने जा रहे हैं तरह तरह से हथकंडे अपनाकर, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि लोग अपनी जिम्मेदारी तो नहीं निभा रहे हैं। और जो कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसको रोकने के लिए इस तरह की अफवाहें जो है, इस तरह की बदनामी की जाती है। समय बताएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, मगर मैं वादा करता हूं कि मेरे रहते बहुजन मूवमेंट कुछ कभी कमज़ोर नहीं होगी। और मैं अपने महापुरुषों का जो सपना था, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे वो मंडल साहब हों, चाहे वो बिरसा फूले या माँ फातिमा हों, या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हों, माँ सावित्रीबाई फूले या मेरे रहबर मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम हो, रामस्वरूप वर्मा जी हो, तो जितने भी बहुजन नेता हुए हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनका जो आंदोलन है, बहुजन राज का जो सपना है, उसको मैं पूरा करने के लिए संघर्ष करूँगा और अपने जीवन के अंतिम समय तक करता रहूँगा। जब बहुजन मूवमेंट की बात होती है, कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप 2022 से पहले लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो तमाम है। सबसे बड़ा मुद्दा तो है नीरज भाई रोजगार का, क्योंकि 14 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं बेरोजगार हो चुके हैं। और सरकार ने षड्यंत्र करके, क्योंकि बाबा साहब, परम पूजनीय बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का जो है प्रस्ताव दिया, और आरक्षण की बदौलत दलित पिछड़े अन्य जो ST वर्ग के लोग हैं वो लोग सरकारी नौकरियों पे गए। और उनको जो है, जब उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना शुरू किया। उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, तो व्यवस्था के पेट में दर्द हो गया। तो धीरे धीरे, क्योंकि 2 अप्रैल का SST एक्ट को जिस तरह ख़त्म करने का प्रयास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कराने का प्रयास किया गया था, तो एक बड़ा विरोध जो है पूरे देश में हुआ। उससे डर के जो है व्यवस्था में बैठे जो RSS के लोग हैं, अब वो पिछले दरवाजे से जैसे सरकारी डिपार्टमेंट ख़त्म किए जाएँ। सीधी बात है, सरकारी डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे तो रिजर्वेशन नहीं रहेगा, रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो नौकरियों पे दलित पिछड़े और आदिवासी जो लोग हैं वो नौकरियों पे नहीं जाएंगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति डाउन हो जाएगी और फिर से जो है किसी तरह से अपने जीवन को यहाँ जीने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, रिजर्वेशन का है। जिस तरह से भागीदारी का जो बड़ा मामला है, वो चाहे OBC की हो, चाहे वो दलितों की हो, चाहे वो माइनॉरिटी के लोगों की हो, चाहे वो आदिवासियों की, उस भागीदारी को जिसको सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय के आधार पर संविधान का जो कॉन्सेप्ट है पूरा, उसको जैसे कुचला जा रहा है। जिस तरह से एक भागीदारी नहीं मिल रही है, आप उठा के देखिए, चाहे प्रमुख सचिव हों, चाहे यूनिवर्सिटियों के चांसलर हों, या अन्य कोई IAS IPS हो। आज सरकार में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो IAS और IPS जो हैं, जो इस समय चार्ज पर हैं जिलों में, आप उठा के देखिए दलित पिछड़े जो हैं उसमें नगण्य हैं, ना की संख्या में है, और जो हैं वो सरकार की दया पे हैं। तो जो अधिकारों का मामला है, कोई धर्म के मामले पे मैं नहीं कोई बात करना चाहता, मैं सिर्फ अधिकारों पे बात करूंगा। हमें हमारे लोगों के अधिकार चाहिए, उनकी भागीदारी चाहिए। आने वाले समय में मैं प्रयास करूंगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है, ये क्रीमी लेयर का एक इतना बड़ा जो है षड्यंत्र किया गया है। 326 के करीब जो OBC समाज के बच्चे जो IAS IPS और IAS बनते हैं, UPSC के रिजल्ट के साथ जितनी बड़ी धांधलीबाजी की, उसको रोकने का जो प्रयास किया गया। तमाम तरह के मुद्दे हैं। एजुकेशन का मामला है, एजुकेशन को जिस तरह शिक्षा का बजट जो है कम ख़त्म किया जा रहा है,
जिस तरह से हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है देश का, उसको उस पर जीडीपी का जो खर्च होना 6%, जो अमूमन होता है सब जगह पे, 1% ज़्यादा ये खर्च करते हैं, सब प्राइवेट कर दिया है। ये सब निजीकरण करके जो है यहाँ सिंडिकेट बना के पूंजीपतियों को सौंप देना चाहते हैं और हमारे लोगों की भागीदारी ख़त्म करके हमें गुलाम बना देना चाहते हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं अपने लोगों की भागीदारी चाहता हूँ और उनके आने वाली जो पीढ़ी है वो हमसे ये ना कहे कि जब अधिकार छीन रहे थे आप कहाँ थे। तो मैं अपनी लड़ाई को ईमानदार से लड़ रहा हूँ। होना ये चाहिए था। बार बार इस चीज़ की बात होती है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो अपने आप को पीड़ित मानता है, शोषित मानता है, और ऐसा माना भी जा रहा है कि उनके अधिकार भी छीने जा रहे हैं। होना ये चाहिए था। बार बार इस चीज़ की बात होती है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो अपने आप को पीड़ित मानता है, शोषित मानता है, और ऐसा माना भी जा रहा है कि उनके अधिकार भी छीने जा रहे हैं। होना ये चाहिए था कि राजनीति के केंद्र में उनको होना चाहिए। लेकिन सपा बसपा को आप कितना दोषी मानते हैं कि उन्होंने परशुराम के माध्यम से उन्हीं लोगों को दोबारा से फ्रेम में ला दिया राजनीति के केंद्र में, जो हमेशा सत्ता में रहे हैं? देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है। कहा गया है कि अपने लोगों के हाथ पकड़ के रखे, दूसरे लोगों के पाँव पकड़ने नहीं पड़ेंगे। और आज हालात वही है, क्योंकि हमने अपने राजनीति को जो है, जिस वर्ग के लिए हम लोग राजनीति करने आए थे, जिस वर्ग के हित के लिए हम लोग राजनीति करने आए थे, जिस वर्ग को हम आगे बढ़ाने के लिए आए थे, उनकी राजनीतिक मुद्दों पे बात करना बंद कर दिया है। तो इसलिए अब हमें उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो कहीं ना कहीं से हमें थोड़ा बहुत लाभ दे दे। मैं ये बता दूँ, गलतफहमियाँ हो सकती हैं। जब चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, आप देख लीजिएगा। आरएसएस और बीजेपी ने जिस तरह से अपने ठोस एजेंडे पे काम किया है, प्रकाश का वोट उनके साथ है। अब उनकी जय जयकार करें या उनके चरणों में पड़ जाएं, इससे वो आपको मिलने वाला नहीं है। बल्कि मेरे शब्दों में जो मैंने लोकतंत्र को पढ़ा है, समझा है, वो ये है कि लोकतंत्र बहुमत के शासन का नाम है। जिनके पास ज़्यादा वोट है उनकी सत्ता होनी चाहिए। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी और देश के तमाम सभी प्रदेशों में और भारत में बहुजन समाज की सरकार होनी चाहिए थी। लेकिन बहुजन समाज की सरकार नहीं है, क्योंकि पहले तो हमने बहुजन बनाया नहीं। मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर काशीराम साहब हमें कैडर में यही सिखाया करते थे कि पहले बहुजन समाज बनाओ, जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। तो ना हमने जाति तोड़ी, ना हमने बहुजन बनाया। जब हमने सामाजिक रिश्ते नहीं बनाए, जब हमने भागीदारी सुनिश्चित नहीं की, जिसकी इतनी संख्या बार उसकी इतनी हिस्सेदारी आप भी जिक्र कर रहे थे, मैं सिद्धांत को मानता ही हूँ। जब हमने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की, जब हमने उनको कुछ दिया ही नहीं, तो हम उनसे उम्मीद क्या करें? उनके हितों पे बात नहीं करते, हम उनके मुद्दों के लिए संघर्ष नहीं करते। जहाँ तमाम बीजेपी ने इतने जो है इस तरह से लेटरल एंट्री करके जो है यूपीएससी का जो टेस्ट है उसको मजाक बना दिया है। अपने लोगों को धड़ाधड़ एंट्री कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो है अपने लोगों को बिठा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कोई पैटर्न नहीं है। इतना जहाँ सोशल जस्टिस की बात जहाँ होती है और इतना भेदभाव जहाँ है, आपको क्या लगता है कि कोई हमारे लोगों को रोज़गार देगा? और अगर देगा भी तो किस दर्जे का देगा? तो वो सब चीज़ें समझ में मुझे आती है और मुझे लगता है कि साहब वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और उनको लगता है इस राजनीति से वो लोग सफल हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिनके लिए हम लोगों ने राजनीति की है, राजनीति अगर सेवा भावना से की जा रही है, राजनीति अगर कुछ समाज को देने के लिए की जा रही है, तो हमें अपने लोगों के एजेंडे पे मुखर होकर बोलना पड़ेगा। और अगर हम वहाँ चुप्पी करके दूसरे लोगों के एजेंडे बोलते हैं तो हम कहीं ना कहीं धोखे में हैं और ये धोखा जल्द हमारा दूर हो जाएगा। जब बहुजन की बात होती है तो लोगों के जहन में एक सवाल है कि बहुजन माना किसको जाए। इसलिए क्योंकि विभिन्न पार्टियों से तमाम सारे ओबीसी और एससी वर्ग से विधायक और सांसद चुन करके संसदों में और विधानसभा में जाते रहे, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है। क्या वजह है? देखिए, क्योंकि रिजर्वेशन का पैटर्न है, तो दलित समाज के लोग रिजर्वेशन के पैटर्न पे उस प्रतिनिधित्व पर चले तो जाते हैं, लेकिन जिन पार्टियों के बैनर से जाते हैं वहाँ बोल नहीं सकते हैं। अपना घर होता है, दूसरे का घर जो दूसरे घर होता है, वहाँ जाके आप अपना व्यक्तिगत हित तो सुधार सकते हैं, लेकिन समाज के लिए कोई बात नहीं कर सकते। अगर ये मेरी बात गलत होती तो इसका बड़ा प्रमाण ये कि 131 MP SC/ST के बैठे हुए हैं। अब तक प्रमोशन में रिजर्वेशन के बिल पे कभी कोई बात नहीं हुई है। तमाम तरीके से रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है। कितने अत्याचार होते हैं। अगर SC/ST के छोड़िए, मैं ओबीसी भाइयों को आज कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ अगर SC/ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही सदन में बहिष्कार कर दें, जिस तरह से दलितों की तमाम हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से यादवों की हत्याएं यहाँ पे हुई हैं, जिस तरह से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की, पटेल समाज के लोगों की, राजभर समाज के लोगों की हत्याएं यहाँ हुई हैं, जिस तरह से यहाँ बलात्कार हो रहे हैं तमाम उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, अगर वही एक दिन विरोध कर देते तो सरकार घुटनों पर आ जाती, क्योंकि वो वहाँ अपने निजी हित के लिए हैं, तो वो वहाँ बोल ही नहीं पाएंगे। और क्योंकि वो उनके जो मालिक हैं वो अपने एजेंडे पर उनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनके एजेंडे पे तो बोल सकते हैं, हमारे एजेंडे पर नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए मुझे मजबूरी में
अपने, क्योंकि वोट तो हम लोग भी देते हैं अब तक। तमाम लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने क्या तो बीएसपी को वोट दिया, समाजवादी को वोट दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मुझे दल बनाना पड़ा, क्योंकि जो करोड़ों लोग मेरे साथ काम करते हैं वो भी वोट देना चाहते हैं, मगर वो ये कहते हैं कि अब हम पूंछ की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ झंडा उठाने के लिए नहीं है, अब हम शासक बनना चाहते हैं, हम अपने महापुरुषों का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं आपका गौर एक बार इस बात पे ले जाना चाहता हूँ। बस आपने कहा था कि जाओ अपनी घर की दीवारों पर लिख दो तुम, हम इस देश के शासक हैं। उनका जो आंदोलन था, उनका मिशन था, वो कहाँ तक सफल हो पाया, उनका जो सपना था वो कितना पूरा हो पाया, अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो हमें लगता है कि वो ठगा गया है। और वो आज उनके संघर्ष को, बलिदान को जो है उसको जीरो कर दिया गया है। तो मैं बड़े दुखी होकर मैंने दल बनाया, लेकिन आज मैं खुश हूँ, क्योंकि तमाम जब मैं पुराने लोगों से मिलता तो कहता कि अब हमें उम्मीद मिल गई है, अब आपने हमें विकल्प दे दिया है, और इस विकल्प को हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है आने वाले 10 साल के अंदर दिलाएंगे। और ये विकल्प जो है दिल्ली की गद्दी पे भी जाएगा, बहुजन समाज जो है दिल्ली की गद्दी पे भी जो स्थापित होगा, हमारे महापुरुषों का सपना पूरा होगा। तो इस खुशी के साथ जो है मुझे और बल मिलता है, और मैं पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, क्योंकि मैंने अपना जीवन जो है इस मूवमेंट के नाम अपने महापुरुषों के आंदोलन का समर्पित किया है, तो मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और मेरे साथ करोड़ों लोग जो हैं, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, जिनकी तकलीफ जब नीरज भाई मैं देखता हूँ, उनके आंसू मैं देखता हूँ, जब बलात्कार होते हैं, हत्या होती है, मुकदमे नहीं लिखे जाते, पीटा जाता है, मूछें रखने पे, घोड़ी पे चढ़ने पे। अब तो लाशों के लिए भी वो नहीं है कि लाशों को भी जो है जलाने नहीं दिया जाता, उनको भी जो है अपमानित किया जाता है। तो इस देश में दलित होना गुनाह है। एक बार के जीवन में दलित कम से कम 100 बार मरता होगा, इतनी बार अपमानित किया जाता है। उस अपमानित दुनिया से मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ, उन माओं के आंसू पूछना चाहता हूँ, उन बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, अपने युवाओं को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, काम करने वाले लोगों को, मेहनत करने वाले लोगों को सत्ता में बिठाना चाहता हूँ कि अपने समाज का भला कर सकें। राजनीतिक व्यापार को ख़त्म करके उद्देश्य के लिए राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मान्यवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन था, व्यवस्था परिवर्तन का जो आंदोलन था, उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, और ये संघर्ष जो है जारी रहेगा। मुसीबतें बहुत सारी आएंगी, आरोप बहुत सारे लगेंगे, लेकिन इन आरोपों से उनकी परवाह नहीं करूँगा विरोधियों की, उनकी परवाह करूँगा जो समर्थक है और जिनके लिए लड़ना है, जिनके अधिकारों को सुरक्षित करना है, उनकी बात करूँगा, उनके लिए लड़ूंगा, मुखर होकर लड़ूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ दलित समाज के साथ, अपने आदिवासी भाइयों को भी, अपने मुस्लिम भाइयों को भी, अपने जो एक मेरा बड़ा परिवार है ओबीसी समाज जो मेरा है, मैं अपने उन भाइयों को विश्वास दिलाना देना चाहता हूँ कि संख्या के आधार पर अभी लड़ेंगे। मैंने एक लेटर भी लिखा था प्रधानमंत्री को क्रीमी लेयर के ऊपर, और मैं चाहता हूँ जातिगत जनगणना हो, जिसकी इतनी संख्या पर उतनी हिस्सेदारी मिले, हमारे लोग भी अच्छी कुर्सियों बैठे जहाँ नीतियाँ बनती हैं, प्रमुख सचिव बने, कुलपति बने, और नई अच्छी अच्छी नीतियाँ ला के हमें भी देश सेवा करने का मौका मिले, और ये देश आगे बढ़े। ये देश हमारा, हम इसके लिए जितना भी अपने जीवन का समर्पण कर सकते हैं करेंगे। ये तो आपने बता दिया बातों बातों में कि पार्टी क्यों बनानी पड़ गई। मैं अंतिम सवाल के रूप में ये जानना चाहता हूँ कि वो चंद्रशेखर आज़ाद जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से मूंछों पर ताव देते हुए एक युवा लड़का निकला, आज वो चंद्रशेखर आज़ाद एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किस रूप में अपने आप को देखते हैं आगे उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में? देखिए, मेहनत की है। मैं कोई बड़े व्यापारी का या किसी मंत्री का बेटा नहीं हूँ। मेरे पिताजी एक हेडमास्टर थे, टीचर थे, तैयार करते थे, और जिन लोगों ने तैयार किया वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। उन्होंने मेरे अंदर बहुत सारे सिद्धांत जो है भरे। मैं अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं कर सकता। मैं कल भी एक आम आदमी था, आज भी मैं अपनी औकात को जानता हूँ, मैं आम आदमी हूँ। हाँ, मेरे जो करोड़ों चाहने वाले लोग हैं, और मेरे नहीं, वो मूवमेंट के चाहने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ में हूँ। अगर मैं उनके एजेंडों पर चुप रह जाऊँगा तो मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। तो मैं जैसा कल था ऐसा ही आज हूँ। मेरा एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य मेरे महापुरुषों का सपना है, मुझे उसे पूरा करना है। आप समझिए कि तमाम तरह की परेशानियाँ आई, और आने वाले कल में आएंगी नहीं। हारने के लिए नहीं आया हूँ, जीतने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ बहुजन समाज के लोग भी जिएं, सिर्फ जो हैं पीड़ित ना रहें, उनको भी मान सम्मान का जीवन मिले, उनको भी अधिकार मिले, वो भी योजनाएं बनाएं। और सबसे बड़ी बात है, जो चल रहा है देश में, वो सामाजिक भेदभाव वो ख़त्म हो। ये देश प्रबुद्ध भारत बने, इस देश में सबको समान अवसर प्राप्त हो। इन सस्ती शिक्षा जो है, सबके लिए समान शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, सबके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की सेवाएं। एक आम आदमी का बच्चा भी
को भी वही इलाज मिले और एक मंत्री के बच्चे को वही इलाज मिले। किसी की इलाज ना मिलने के कारण, अच्छा इलाज ना मिलने के कारण जान ना जाए। एक MP का बेटा भी उस स्कूल में पढ़े और एक सफाई कर्मचारी का बेटा भी उस स्कूल में पढ़े। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जितना ठोस हो गया, क्योंकि हायर जुडिशरी में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, हमें लगता है हमारी बात ही नहीं होती। कुछ लोग कहेंगे ये कोर्ट के लिए जो है कंडक्ट है, ये उनकी अवमानना है, मगर मुझे कहना पड़ेगा सत्य से मैं कभी चूक नहीं सकता हूँ। कोई फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है, और कुछ फैसले तो ऐसे हैं जिनको अगर आप देखेंगे, फैक्ट पे देखेंगे तो फैसले बिल्कुल गलत हैं। ये सब चीज़ें लागू हों, जब समान अवसर होगा तो पता लग जाए किस में कितनी क्षमता है। मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट सिस्टम बिल्कुल ख़त्म किया जाए, सब कुछ सरकारी हो, और सरकारी सब कुछ होगा, रोजगार मिलेगा तो सबकी दैनिक स्थिति जो है उसमें आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा, और भारत जो है आगे बढ़ेगा, GDP बढ़ेगी, पैसा होगा तो मजबूती होगी। सरकारी उपक्रम बेच के देश नहीं चलता है। जितनी आबादी देश की है, मैं एजेंडे के तौर पे आपको बता रहा हूँ नीरज भाई, अगर जितने युवा इस देश में 52% युवा है, अगर उनको मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ स्टार्ट किया जाए, इतना रोजगार पैदा हो जाएगा और भारत जो है विश्व गुरु जिसकी बात तमाम लोग करते हैं वो बन जाएगा। लेकिन क्योंकि एक ठोस एजेंडे के थ्रू जो है हमें हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर करके हमें बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, ये हमें सब समझ आ रहा है, और तमाम युवा भी समझ रहा है, और सभी वर्गों के लोग समझ रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश तो क्राइम प्रदेश बन गया है, यहाँ गाय हत्या पाप है, दलित हत्या माफ है। अभी आजमगढ़ में, मैं खुद आजमगढ़ कल जा रहा हूँ, हमारे एक जनरल सीट पे एक दलित प्रधान मरा, उसको बना, उस बेचारे को मारा गया और कह के हत्या की गई। ये हमें ये डराने का धमकाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, हम बाबा साहब के बच्चे लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो अन्याय अत्याचार करते हैं, हमारी लड़ाई हमारी भागीदारी की लड़ाई है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये बदलना पड़ेगा सोच, क्योंकि जिस दिन अगर आप इस तरह लोगों को सताए गए और सताए हुए लोग जिस दिन शासन सत्ता में बैठ जाएंगे, तो कल अगर वो आपके खिलाफ ये सब चीज़ें करने पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है इस जंगल राज में, मुझे लगता है कि एक गैर जिम्मेदार आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया और उससे सत्ता नहीं चल रही है। उनको बीजेपी को भी चाहिए, मेरी राय उनको ये है, मैं कभी राय देता नहीं हूँ, लेकिन मैं राय देना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं जिस पर प्रदेश ना समझ रहा। तो बहुत तमाम तरह की परेशानियाँ हैं। सबसे अच्छा यही होगा कि सरकार को, मेरी राय है कि सरकारी डिपार्टमेंट बेचने की बजाय जो है उद्योग यहाँ लगाए जाएं, और सिर्फ सब पूंजीपतियों का भला ना किया जाए, सारे टेंडर उनको दिए जाए, गरीब लोगों को भी टेंडर दिए जाएं, उनसे भी काम लिया जाए, और तो लोगों की गिव एंड टेक चलेगा। डिमांड सप्लाई की बात होगी तो GDP बढ़ेगी, जनता की जेब में पैसा जाएगा तो जनता खर्च करेगी, देश मजबूत होगा। जनता के पैसे से जिस तरह से जो है RSS के कार्यालय बन रहे हैं, भाजपा कार्यालय बन रहे हैं, देश को लूटा जा रहा है, तमाम जो है उद्योगपतियों का भला किया जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, उससे तो स्पष्ट होता है कि एजेंडा विहीन सरकार है, कोई नीति नहीं है, कोई नीयत नहीं है, पर देश को लूट खसोट के जितना लोन इस सरकार ने लिया है, सेंटर की सरकार ने, जिन सरकार जाएगी और इसका जो है ऑडिट होगा तो पता लगेगा कि हर व्यक्ति कर्जदार होगा देश का। तो देश बेहाल है, राजा मस्त है, सरकार जनता त्रस्त है। कुल मिलाकर के आपने सारी बातें सुनी। अभी ये बातें कही जा रही हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि दूसरा कोई कह नहीं रहा है। सत्ता कभी न कभी आएगी, सत्ता में आने के बाद उसके कार्य रूप में कितनी परिणति होगी ये भी हम देखेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय भीम। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू